नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास। हम लोग रोज़ आपको 2 टॉपिक देते हैं कवर करने के लिए, फिर इस पर आपको हम सवाल देते हैं। पर्पस हमारा ये होता है कि आपके 2 टॉपिक रोज़ 365 डिग्री डायमेंशन में कवर हो जाएं, मतलब सारे डायमेंशनों से कवर हो जाएं, और उस पर हम आपको सवाल दें, आप उसको आंसर लिखकर सबमिट करें। हम उन सवालों का आपके सामने रिव्यू करते हैं उसका कंटेंट पढ़ाने के बाद। हमारा पहला सवाल है GS2 से। यहाँ पर बात हो रही है ज्वाइंट सेटिंग की। पर्पस हमारा क्या था? पार्लियामेंट का ये जो फीचर है ज्वाइंट सेटिंग का, इसको कवर करना। कब होता है ज्वाइंट सेटिंग, क्यों होता है, ये बातें आपने कवर करी होंगी। कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रोविजन है ज्वाइंट सेटिंग बुलाने का। इनुमरेट द ओकेजन, उन कौन कौन से ओकेजन पर यह ज्वाइंट सेटिंग होता है और कब कब ये ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता, रीजन के साथ बताइए। आपका आंसर का जो पहला पार्ट होगा इंट्रो, वहाँ पर आप ज्वाइंट सेटिंग के जो प्रोविजंस हैं ना, वो बताएंगे। उसके बाद कौन कौन से ओकेजन हैं जब होता है, कौन कौन से ओकेजन हैं जब नहीं होता, वो बताएंगे कारण समेत। तो ये 3 पार्ट होगा आपके आंसर में। 15 मार्क्स, 250 वर्ड। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं हमारे प्रोविजन को। ज्वाइंट सेटिंग हमारे संविधान में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन है, जो दोनों सदनों के बीच में अगर कोई डेडलॉक हो गया है, अगर कोई मतभेद हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रावधान यूज़ किया जाता है। ये जो ज्वाइंट सेटिंग है वो प्रेसिडेंट बुलाता है, जिसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, अगर स्पीकर हैं तो। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। समझ गए? किसी भी हालत में राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति, वो ज्वाइंट सेटिंग को प्रिसाइड नहीं करते। क्लियर है? अब आती है बात हमारे प्रोविजन की, कब कब हो सकता है। पहली बात, जब डेडलॉक आ गया हो 2 हाउसेज में। डेडलॉक 2 हाउसेज में कब आएगा? जब कोई बिल दूसरे हाउस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए। मान लो कि लोकसभा ने वो बिल पास करी, राज्यसभा में वो बिल गया, राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, डेडलॉक हो गया। दूसरी बात, हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्री टू द अमेंडमेंट। मान लो कि लोकसभा में वो बिल पेश हुआ, ठीक है, राज्यसभा मतलब पेश हो गया, पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उस बिल को अमेंड कर दिया, राज्यसभा ने उस बिल को अमेंड कर दिया। इस अमेंडमेंट को अगर लोकसभा मान लेता है तो ठीक है, वापस बिल आएगा। अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो ये मान लिया जाता है कि डेडलॉक हो गया, मतभेद हो गया। तो इस केस में भी इस अमेंडमेंट का जो इशू है वो सुलझाने के लिए ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जा सकता है। तीसरा प्रावधान ये है कि मान लो कि लोकसभा में बिल पेश हुआ, पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने बिल को काम ही नहीं किया, रख करके बैठ गया उस पर। 6 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस केस में मान लिया जाता है कि मतभेद हो गया है, डेडलॉक हो गया है। तो ये केसेस हैं जब हमारे यहाँ, हमारे संविधान में ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान है। अब कारण क्या है? ज्वाइंट सेटिंग के पीछे कारण यही है कि हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि ऐसा कांड आगे होगा, कोई ना कोई डेडलॉक किसी न किसी बिल पर, किसी न किसी मुद्दे पर होगा राज्यसभा लोकसभा के बीच में। तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ये प्रावधान रखा गया था, ये प्रोविजन हमारे संविधान में रखा गया था। अब आती है बात कि कौन कौन से ओकेजन पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुलाई जाएगी। जब, सिंपल भाषा में, जब मनी बिल होगा, जब संविधान अमेंडमेंट बिल होगा। जब मनी बिल होगा तो लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होगी। राज्यसभा मनी बिल को ना तो अमेंड कर सकता है, ना तो रिजेक्ट कर सकता है। तो उस केस में राज्यसभा कुछ भी करे, मनी बिल को पास मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उस बिल को लौटाना होता है। लौटा दिया तो ठीक, नहीं लौटाया तो उस बिल को पास्ड बाई बोथ द हाउसेज मान लिया जाएगा, ठीक। तो पहला क्या है? मनी बिल। दूसरा क्या है? संविधान अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला जो बिल है ना, वो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पास किया जाना चाहिए, न कि ज्वाइंट सेटिंग में। क्लियर बात है? तो ये 2 प्रावधान है जहां पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुलाई जा सकती। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म इंश्योर करना होता है। लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो संविधान को अमेंड करने के लिए दोनों सदनों को अलग अलग बिल पास करना पड़ेगा, वरना होगा क्या? लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो ज़्यादा है, मेंबर्स ज़्यादा है लोकसभा में, वो लोग जीत जाएंगे, वो लोग
डोमिनेट कर जाएंगे ज्वाइंट सेटिंग में। क्लियर बात है। तो ये हमारा आंसर हो गया और आखिर में आप क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। क्लियर है, बता देंगे कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फेडरलिज्म को बचाने के लिए, डिस्प्यूट डिबेट्स करने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। अब आपका जो आंसर है वो देखते हैं। आपने कई सारे बेहतरीन जवाब लिखे हैं और आप में सुधार काफ़ी सारा हो रहा है, अच्छी बात है। ये आंसर देख लेते हैं पहले। ये है इंडिया टेलीग्राम का। ज्वाइंट सेटिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 108 टू रिजॉल्व डेडलॉक। ये तुम्हारा रिजॉल्व लग नहीं रहा है, ठीक से लिखो इसको। रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पैसेज ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ बिल अंडर आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट एड्रेसेस ज्वाइंट सेटिंग बोथ हाउसेज। इसका जरूरत नहीं था, ये जो पैराग्राफ तुमने लिखा है ना कि एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, उसका जरूरत नहीं था तुमको। ओकेजन व्हेन ज्वाइंट सेटिंग नॉर्मली हैपेंड, नॉर्मली हैपेंस, ठीक है ना, मतलब ज्वाइंट सेटिंग इज अलाउड, ऐसे लिख सकते। 3 कंडीशन में हो सकता है, बिल रिजेक्ट कर दिया जाए, बिल अमेंड करने के बाद डिसएग्रीड हो जाए, या फिर 6 महीने तक कुछ काम ना हो। इन द एफ सिचुएशन प्रेसिडेंट समन बोथ द हाउसेज टू मीट इन अ जॉइंट मीटिंग, प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल ओनली। शाबाश, बहुत बढ़िया। जॉइंट सेटिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल, बहुत अच्छा। वोटिंग ऑन द बिल कौन सा, जो डिस्प्यूट में है वही वाला बिल, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल। अब है लिमिटेशन तुमने क्यों लिखा, इसका हेडिंग तुम्हें देना चाहिए। तुमने कंटेंट ठीक लिखा है, तुम्हारा हेडिंग गलत है। हेडिंग तुम्हें देना चाहिए था कि वो कौन से ओकेजन है जहां पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती। लिखना चाहिए था ओकेजन वेयर ज्वाइंट सेटिंग इज नॉट अलाउड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग इन द फॉलोइंग ओकेजन, ऑन द फॉलोइंग ओकेजन। तो मनी बिल, यहाँ पर लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। मनी बिल इज द ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, बहुत बढ़िया। अब आपका है अमेंडमेंट बिल, ये लिख दिया आपने। द ज्वाइंट सेटिंग इज अ की फीचर टू हैंडल द डेडलॉक सिचुएशन सिंस 1950। द प्रोविजन रिगार्ड्स टू ज्वाइंट सेटिंग हैज बीन ओनली थ्राइस, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग प्रोविजन गिव्स हिस्टोरिक solution on such a very important essential bill. This is the reason behind. कंक्लूजन ठीक करो, कंक्लूजन ठीक करो। तुमको इसकी जरूरत नहीं था इतना लिखने की, लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ना लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता। प्लस कंक्लूजन प्रिसाइज करो, एक वे फॉरवर्ड दे दो कि अभी हाल के दिनों में जॉइंट सेटिंग जो है ना वो हमें काफ़ी रेयरली यूज़ करना चाहिए, और जो हमारा नॉर्मल वर्जन है उसको उससे मतलब उस पर डिपेंड रहना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे प्रोविजन जो इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं वो इमरजेंसी में ही यूज़ किया जाना चाहिए। ये बातें हो गई। आगे ज्वाइंट सेटिंग पर एक है रिंकी का, तुम्हारा आंसर मैंने कल रिव्यू किया था। ये देख लेते हैं नामी का आंसर। लोकल गवर्नमेंट विच, ये तो लोकल गवर्नमेंट वाला है। ये रेणु का आंसर है, ये हिंदी मीडियम की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की बैठक का प्रावधान किया गया है कुछ असामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। संयुक्त बैठक की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बढ़िया, वह परिस्थितियां जब संयुक्त बैठक हो सकती हैं, विधेयक हो। मनी बिल में कहाँ होगा, फाइनेंस बिल। जब किसी विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, जब विधेयक में किए गए संशोधनों में सदन असहमत हो, ठीक है ना, फाइनेंस बिल ये वाला। ओके, आगे देखो। फाइनेंस बिल वित्त विधेयक और मनी बिल धन विधेयक, ठीक है ना, उसमें अलाउड है। चलो, जब दूसरा सदन विधेयक को पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय लगाए, जून 17 में जीएसटी विधेयक पर संयुक्त बैठक हुई थी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। वह प्रश्न जिसमें बैठक नहीं बुलाया सकती यदि विधेयक धन विधेयक हो, क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का विशेष अधिकार होता है। उसका ठीक है, लोकसभा विघटित हो जाए। इस प्रकार संयुक्त बैठक का प्रावधान एक अच्छा विकल्प है किसी महत्वपूर्ण, ठीक। कंक्लूजन तुम्हारा बढ़िया है, आंसर ठीक है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, इसमें कंटेंट कुछ खास नहीं लिखना था तो क्या किया जा सकता था। चलो, अगला हमारा सवाल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। कह रहा है कि भारत जैसे डेमोक्रेसी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पहले बता देंगे आप। उसके बाद करेंगे क्या, आखिर आपको क्या लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ओरिजिनल संविधान में क्यों नहीं डाला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, आखिर हमें क्यों संविधान को अमेंड करके ऐड करना पड़ा इस प्रावधान को, ठीक है। तो पहले बता देंगे कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भी वो भी 3 टायर का, ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज। फिर इसका जो इंपॉर्टेंस है ना आप ये बता देंगे, जो इंपॉर्टेंस है लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट का आप ये बता देंगे। उसके बाद आखिर क्या कारण है इसको इंक्लूड नहीं किया गया था हमारे ओरिजिनल संविधान में, आप ये बता देंगे, ठीक है। तो आपने शुरू किया है फेडरलिज्म से।
भारत एक फेडरल कंट्री है जिसमें 3 टायर हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 3rd टायर को दिया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए। 73rd में पंचायत बनाया गया, 74th में हमारे म्यूनसिपैलिटी वगैरह को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, आगे अब भारत जैसे डेमोक्रेसी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ध्यान सुनना, हमारा कोई भी डेमोक्रेसी ज़्यादा गहरी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब कि जब लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में बढ़ता है तो उनको लगता है कि ये देश हमारे लिए है, ये समाज, ये जो सरकार है वो हमारे लिए है। तो जब उनका कॉन्फिडेंस हमारी डेमोक्रेसी में बढ़ेगा तो हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि जो पावर है जितना ज़्यादा हो सके जनता के नज़दीक यूज़ होना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो काम लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे हो सकता है वो काम अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि जो काम पंचायत कर सकता है वो काम राज्य या सेंटर, केंद्र को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम जितना नीचे लेवल पर होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। किस गांव में हेल्थ केयर चाहिए, किस गांव में रोड चाहिए, वो उस गांव के लोगों को पता है ना। ठीक है, तो जो हमारे लोकल लोग हैं उनको अपनी ज़रूरतें पता है, उनको अपनी प्रायोरिटी पता है, पहले क्या चाहिए, कौन सी चीज़ कुछ समय तक रुक सकती है, कौन सा चीज़ फंड के अभाव में रुक सकता है। ये सब बातें लोकल गवर्नमेंट पर उस स्तर पर ज़्यादा अच्छे से तय हो सकती है। ठीक है ना, लोगों को उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है सेल्फ गवर्नमेंट का वो मिलता है। केंद्र और राज्य दोनों को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उनका पावर डेलीगेट हुआ होता है। मतलब कि जो लोकल पॉपुलेशन है ना वो गवर्नेंस में इन्वॉल्व रहा होता है। प्लस पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस हम लोग यहाँ पर इंश्योर करते हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग फुलफिल करते हैं। लोकल प्रॉब्लम के बारे में उनको पता है, समाधान क्या होगा उनको पता है। किसी भी स्कीम का, किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है जब वो जनता के द्वारा या जनता के नज़दीक इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होती हैं इम्प्लीमेंट पंचायती राज संस्थानों के द्वारा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो जनता में बढ़ता है। मतलब कि जनता अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो पाता है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी आती है। मतलब कि जो दलित हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, उनको भी लगता है कि हम, ये देश हमारा भी है, ये सरकार हमारी भी है। समझ गए। वरना हमारे समाज के कई सारे लोग ऐसे हैं, हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसको लगता है कि सब कुछ हमारे देश का बड़े लोगों के लिए है, अमीरों के लिए है। ठीक, चलिए 7वां है इफेक्टिव सोल्यूशन। मैंने पहले पढ़ा दिया आपको कि समाधान का सोल्यूशन बढ़िया से लोकल लेवल पर ही हो सकता है। अब बात यह आती है कि आखिर क्यों संवैधानिक दर्जा 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए दिया गया, शुरू में क्यों नहीं दे दिया गया? कई सारे कारण थे। शुरू में केवल डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया था, सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र किया गया था। कई सारे कारण ये थे कि क्यों नहीं दिया गया था शुरू में। देखो, शुरू में हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ विलेज लेवल को गवर्नेंस का एक लेवल नहीं माना गया। विलेज को सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, लोकलिज्म, नैरो माइंडेडनेस, ये सब का एक, जैसे कि जो जातिवाद है वो शहरों से ज़्यादा गांव में कट्टर रूप से पालन करी जाती थी। छुआछूत है, ये सब चीज़ें। तो सोचो, अगर हम उस समय पंचायती राज संस्थान बना देते तो क्या होता? गांव के जो बाहुबली हैं, गांव के जो अपर कास्ट के लोग हैं, वही डोमिनेंट हुआ करते थे गांव में, वहाँ की इकोनॉमिक सोशल लाइफ में। तो सारा सत्ता वो लोग हथिया लेते। ठीक है, फिर गरीब और अमीर के बीच में एक स्ट्रगल शुरू होता, नक्सलिज्म को एक दूसरा बड़ा रूप दे देता। ठीक है, तो हमने किया क्या? हमने पहले लोगों में जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो फैलाया, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करवाया। उसके बाद हमने जो लिटरेसी है उस पर काम किया और उसके बाद हमने अमेंडमेंट के जरिए पंचायती राज संस्थान वहाँ पर गठित किए। ठीक है, विलेज को बहुत ही मिनिमल रोल दिया गया था। सरकार को ये लगा कि जो हमारा
मेन एजेंडा है, मेन काम जो है वो केंद्र और राज्य संभालेगा, क्योंकि उस समय तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था ना, हम लोग 5 ईयर प्लान करा करते थे। मतलब हमारे यहाँ उस समय सब कुछ टॉप टू बॉटम आता था। क्या होता था उस समय? सब कुछ टॉप टू बॉटम आता था, समझ गए? तो इसी कारण से विलेज को बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। चूंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कम दी गई थी तो संवैधानिक दर्जे का जरूरत ही नहीं था उतना ज़्यादा, समझ गए बात? तो ये सब चीज़ें थी। अंबेडकर गांव की फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि गांव में सबसे ज़्यादा छुआछूत ये सब चीज़ें फैलती है, वहाँ पर ये इसको फॉलो किया जाता है बहुत कट्टर रूप में, ठीक है? तो ये सब बातें थी। प्लस हमारे यहाँ जो प्रोविंशलिज्म है उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग पहले एक विभाजन सह चुके थे। तो हम लोग चाहते थे कि देश में जो पावर है ना वो यूनियन में केंद्रित रहे, राज्यों को भी उतना धन न मिले। तो फेडरलिज्म हमने मान लिया तो ठीक है, वरना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उस समय सोचा गया था कि ये ज़्यादा सुटेबल है ताकि देश को हम लोग एक रख सकें, समझ के बात? तो ये था आंसर, फिर उसको आप कंक्लूड कर देंगे। आपका जो आंसर है वो हम देखते हैं। चलो, पहला आपका जो आंसर है लोकल गवर्नमेंट का, ये है पीजे का। पीजे का देख लेते हैं आंसर क्या है। आर्टिकल 40 प्रोवाइडेड स्टेट्स टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कॉन्स्टिट्यूट। देखो, तुमको मैंने कहा था क्या बना ठीक रिप्रेजेंटेशन। नेसेसरी में तुमने NECA यहाँ लिखा है, बाकी यहाँ लिखा है। अरे पूरा सटा दो ना, वर्ड नीचे लिख दो। विलेज पंचायत एज सेल्फ गवर्नमेंट का तुम इतना वर्ड बचा करके इतना स्पेस बचा करके। सीइंग इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस इंपॉर्टेंस हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने? अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिडंट पुट इट डायरेक्टली इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो पहले तो इसको बक्से में डालो, पहले इसको बक्से में डालो। क्यों सर? क्योंकि तुम एक सवाल का जो मेन डिमांड है तो वो उसको फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। फियर ऑफ स्टेट्स डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम इंडिया, अच्छा पॉइंट है। मतलब कि जो सेपरेशन है ना, सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है वो सब चीज़ें हो सकती थी। टू प्रमोट इंडियन यूनिटी विच वॉज ब्रोकन बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। टू मेक इट यूनियन ऑफ इंडिया रादर दैन फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट, बढ़िया पॉइंट है। टू प्रमोट सोशियो कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू प्रमोट फैटर्निटी among various religious groups, to reduce events of communalism, बढ़िया पॉइंट है। रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, कास्टिज्म, to bring in administrative efficiency, uniformity in planning and development, equitable development of all states. Seeing its importance, local government brought 74 amendment to constitutional institution of local self government, but to strengthen it, steps needed ahead. ठीक है, तुमने एक वे फॉरवर्ड दे दिया है फंड्स का, फंक्शन का और इसका फंक्शनरीज का, बढ़िया है। चलो आंसर ठीक है। थोड़ा सा और कंटेंट चाहिए था। जो मेन इशू जो है ना वो तुम बता सकते थे कि विलेज की क्या समस्याएं थी, विलेज का क्या लिमिटेशन था, एक्चुअली तुमको ये देना चाहिए था, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हो लोकल गवर्नमेंट का, ये नामी का है। लोकल गवर्नमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द विलेज पंचायत एंड द म्यूनसिपलिटीज इज द थर्ड टायर ऑफ द फेडरलिज्म. The system of third tier federalism was added on the recommendation of बलवंत राय. इसका ज़रूरत नहीं है। इंट्रो ऐसा रखो कि उसमें एक भी चीज़ फालतू ना हो, क्योंकि इंट्रो तुम्हारे बॉडी के ऊपर आता है, मतलब कि तुम्हारा आंसर का जो मेन कंटेंट है ना उसके बीच में आता है तुम्हारा इंट्रो। तो इंट्रो जितना छोटा हो उतना बढ़िया, ताकि आंसर की डिमांड तक एग्जामिनर तुरंत पहुंच जाए। तो आपने इसका इंपॉर्टेंस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, जो क्यों नहीं दिया गया इसको एडिक्वेट इंपॉर्टेंस, आपने ये लिख दिया। अफेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लिटरेसी, फलान, तो केवल 3 लिखा है आपने, और पॉइंट कैसे हो सकते थे। फिर लिख दिया है वे फॉरवर्ड, हाउएवर द थर्ड टायर पंचायती राज सिस्टम वाज डेवलप्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत मेहता। कंटेंट तो रिपीट हो गया, सेम चीज़ तुमने पिछले पेज में लिखी है, बलवंत राय मेहता कमेटी। इट हैज़ मेनी लूप होल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एंड मेनी मोर, बट बाय द recommendations of by ARC and planning local government system can be made more effective. इंप्रूवमेंट चाहिए तुम्हारे आंसर में, काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए, लिखते रहो ठीक हो जाएगा, ठीक है। पहला तुम्हें चाहिए कंटेंट में इंप्रूवमेंट, दूसरा तुम्हारा चाहिए इसमें स्ट्रक्चर में कि जो डिमांड करी गई है उसको तुम फुलफिल कर लो, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, ये हमारा हो गया आज का 2 आंसर। आपको नए क्वेश्चंस रात में 10 बजे मिल जाएगा डेली टारगेट में, ठीक है ना। 8 बजे आंसर राइटिंग क्लास, 10 बजे टारगेट क्लास। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।